नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत मॉरिशस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते। मॉरिशस के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा। पीएम मोदी ने कहा, मुक्त, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता। भाजपा ने साधा नेता प्रतिपक्ष पर निशाना। शहजाद पूनावाला ने लगाया राहुल गांधी पर वोट चोरी के झूठे नैरेटिव को गढ़ने का आरोप। कहा, कांग्रेस नेता विदेश में भारत की संप्रभुता पर उठाते हैं सवाल। पीएम मोदी के आगामी जन्मदिन के अवसर पर भाजपा पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा। रक्तदान और स्वच्छता के कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश में लोकतंत्र की रक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर दिया जोर। सेना ने राजधानी और निकटवर्ती इलाकों में शुक्रवार सुबह तक बढ़ाया कर्फ्यू। देश में नई सरकार बनाने को लेकर कोशिशें तेज। भारतीय महिला मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। पूजा रानी और जैस्मिन लंबोरिया वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में देश के लिए 2 और पदक किए पक्के। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री विज्ञान, कार्मिकों के प्रशिक्षण, विद्युत क्षेत्र में सहयोग सहित लघु विकास सहकारी अनुदान के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए समझौता किया गया। इसके साथ ही हाइड्रोग्राफी, टेलीमेट्री ट्रैकिंग और उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए दूरसंचार स्टेशन की स्थापना और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग को शामिल किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई और अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ समझौते संपन्न किए हैं। ये समझौते रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में आपसी साझेदारी को नए पायदान पर लेके जाएंगे। यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है
ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य द्वारा चलाए जा रहे रोकथाम उपायों की प्रगति का जायजा लिया और कहा कि आने वाले महीनों में सभी राज्यों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इस संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वे रोकथाम गतिविधियों को और गति दें तथा समुदाय में जागरूकता अभियान को प्राथमिकता से संचालित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 20 दिनों के भीतर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने कार्य योजना को तेज करें। विशेषकर शहरी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में साफ सफाई, फॉगिंग, स्रोत नियंत्रण तथा जन जागरूकता अभियानों को सशक्त बनाया जाए। भारत ने पिछले वर्षों में मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और देश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का है। वहीं डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की भागीदारी और समुदाय की जागरूकता को निर्णायक बताया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को और मजबूत करेगी ताकि डेंगू और मलेरिया दोनों पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सके। इस दौरान नड्डा ने सभी मुख्यमंत्रियों को आगामी महीनों में डेंगू और मलेरिया से सतर्क रहने और उनके प्रभावी नियंत्रण के लिए निवारक उपायों को तेज करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 दिनों के अंदर कार्य योजनाओं और सामुदायिक जागरूकता को तेज करने की भी सलाह दी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लघु उद्योग भारती के आइडिथॉन अवार्ड कार्यक्रम में आज जयपुर में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजस्थान को बहुत जल्द 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि 5000 युवाओं को लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर रोजगार देने पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि युवा नए नए स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं। हम ऐसे युवाओं को एक मंच उपलब्ध करवा रहे हैं जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। से दिल्ली वंदे भारत, जिसका कुछ समय पहले डिक्लेयर किया गया था, उसकी सारी तैयारी करीब करीब पूरी हो गई है। बहुत जल्दी वो चालू होगी। वैसे ही बीकानेर से दिल्ली
वंदे भारत वो भी जल्दी चालू होगी। जैसलमेर से दिल्ली एक ओवरनाइट एक्सप्रेस की शुरुआत करने, जिससे कि जैसलमेर की समृद्ध विरासत और लोगों तक सभी को जैसलमेर तक पहुंचने का एक अच्छा साधन मिले, कनेक्टिविटी मिले, उसका भी एक नया प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर 5000 नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा। राहुल गांधी ने भारत में वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन एक पोस्ट में दावा किया गया कि उनकी ये स्क्रिप्ट म्यांमार में तैयार की गई थी। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में जब संकट की घड़ी हो तो राहुल गांधी को बाहर घूमना ज्यादा पसंद आता है। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल जो भारत के विषयों पर बोल रहे थे, वो डायलॉग डिलीवरी की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। जब देश में खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल, और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। तो ये दिखाता है कि बार बार उनको विदेश से ज़्यादा लगाव भी है, पर यह बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। एनसीसी के ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में आज एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट्स को पुरस्कार प्रदान किए। इस शिविर में देश भर से 867 छात्र और 689 छात्रा कैडेट समेत कुल 1546 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने फायरिंग, टेंट पिचिंग, बाधा दौड़ और मैप रीडिंग जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कैंप के अंदर 1500 से ज़्यादा कैडेट्स देश भर से आए थे और तकरीबन इसमें 700 गर्ल्स कैडेट थी। इसके हमने अंदर जो सर्विस सब्जेक्ट, थल सेना रिलेटेड सर्विस सब्जेक्ट्स हैं, उनका कंपटीशन किया और इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग कंपटीशन होता है और कैडेट्स बहुत तैयारी करके आते हैं, ये कंपटीशन किया है और ओवरऑल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है। कैडेट से फीडबैक मिलके, क्योंकि ये फायरिंग में और जोर लगाना चाहते थे, तो एमुनिशन और हथियार की अवेलेबिलिटी बढ़ी थी, तो इस बार उनका स्टैंडर्ड फायरिंग के अंदर बहुत अच्छा हुआ है। देश भर के पुरस्कार विजेता कैडेट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर के अंदर कैडेट कितने उत्साहित हैं, पुरस्कार पाकर बात करते हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ये मेडल रिसीव करके, गोल्ड मेडल इन मैप रीडिंग फ्रॉम दिल्ली डायरेक्टरेट। सर, ये मेडल आफ्टर सच अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस हमने रिसीव किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी एज अ टीम। वी वर्कड हार्ड फॉर दिस एंड वी आर ग्रेटफुल टू रिसीव दिस। आप क्या कहेंगे? So right now we are very happy because there are two reasons. First of all, we won the medals, gold medals, and second reason that we are going home, meeting our parents again. So that's why we are very happy for this camp. We are so happy to getting the first position service shooting competition in NCC ST category, and I'm from the Kerala Lakshadweep Directorate. So proud moment is this. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार ही इतनी बड़ी ट्रॉफी लिया हुआ। 17 डायरेक्टर में फर्स्ट आना कोई आसान चीज़ नहीं, तो पूरा एफर्ट दिया है हम लोगों ने। We are Maharashtra directed and we have gotten first position in firing for JW category. We are so extremely happy. हम साउथ से इधर तक आए तो फिर बच्चे बहुत मेहनत किए और ये तो मेरा 7वां कैंप है लगातार, और बच्चों के साथ भी मैं तो पूरा मेहनत के साथ भी आई हूँ, तो फिर मेहनत का फल आज ये मिला है। We are from first place in tent pitching sir. We are hardly 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे सर, अब हम सक्सेस हो गए सर। कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि देश भर में करीब 20 लाख कैडेटों में से 1546 कैडेटों को इस कैंप में आने का मौका मिला और उनमें से भी ये कैडेट अब अव्वल आए हैं। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत इस समय एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और हमारी प्राचीन पांडुलिपियां इस ज्ञान यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इन दुर्लभ पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान को डिजिटलीकृत किया जाए ताकि यह आने वाली पीढ़ियों और वैश्विक समाज तक पहुंच सके। शेखावत शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन पांडुलिपियों को हमारे पूर्वजों ने हमलों और विपदाओं के बावजूद संरक्षित रखा है। अब आवश्यकता है कि इनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करते हुए डिजिटल माध्यमों से इनका सार्वजनिक प्रसार किया जाए। सम्मेलन में देश विदेश में बड़ी संख्या में विद्वान, प्रतिनिधि और शोधार्थी शामिल हुए। भारत के इस समृद्ध ज्ञान को पुनः संजो करके प्रकाशित करने, भारत की इस थाती को जान करके हम सब लोग इस पर गर्व कर सकें, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ज्ञान भारतम मिशन प्रारंभ हुआ है और मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए, उसे आकार और साकार बनाने के लिए ये जो महत्वपूर्ण कार्यशाला आज हमने 3 दिवस की प्रारंभ कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान हैंडलर समर्थित ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल ने दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अशर दानिश है, जिसके पास से हथियार निर्माण सामग्री, गोला बारूद के घटक और रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशर दानिश, आफ्ताब कुरैशी, सुफियान अबू बकर खान, मोहम्मद हुजैफ यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। दरअसल स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर दिल्ली, रांची, ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल की पहचान की गई। इसके सदस्यों को बारूद तैयार करने और IED बनाने की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इनमें से कुछ ने गजवाए हिंद की अवधारणा के तहत भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस ने जानकारी के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। जेन-ज़ी आंदोलन की वजह से नेपाल में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। इस बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों की ओर से अंतरिम सरकार की अगुवाई के लिए सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की एक भारतीय मीडिया चैनल से बातचीत में भारत के प्रति उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया है। साथ ही भारत द्वारा नेपाल के हर सुख दुख में निरंतर समर्थन देने की भी उन्होंने प्रशंसा की है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है और नेपाल के लिए सुख दुख दोनों में भारत के निरंतर समर्थन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे भारतीय नेताओं से बेहद प्रभावित हैं और दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत संबंधों को महत्व देती हैं। कार्की ने कहा, भारत ने हमेशा हमारा समर्थन किया है और भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये हमारा करीबी पड़ोसी है और हम इसे और भी मजबूत होते देखना चाहते हैं। चल रही राजनीतिक बहस के बीच कार्की ने खुलासा किया है कि संभावित अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए जेन-ज़ी आंदोलन द्वारा उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा, अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मुझे देश की सेवा करने में खुशी होगी। नेपाल में जारी उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज हैं। इस बीच राष्ट्रपति पौडेल ने कहा है कि राजनीतिक समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक बयान जारी कर बताया कि वे वर्तमान में विचार विमर्श कर रहे हैं और संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि उनका ध्यान मौजूदा संकट के संवैधानिक समाधानों की पहचान करने पर है, जिसमें देश में लोकतंत्र की रक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर
जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सभी पक्षों से आंदोलनकारी नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों में विश्वास रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने सभी पक्षों से देश भर में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी की 56वीं बैठक में आम आदमी और छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया। बैठक में खनन क्षेत्र से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण कटौती की गई, जिसका सीधा असर आवास और लघु उद्यमों पर पड़ेगा। अब घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले मार्बल, ग्रेनाइट और सैंड लाइम ब्रिक्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे सस्ते आवासों के निर्माण की लागत कम होगी। इसके अलावा एल्युमिनियम और तांबे से बने घरेलू बर्तनों, दूध के डिब्बों और पीतल के केरोसिन स्टोव पर भी जीएसटी घटा दिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ घरों में रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, बल्कि बर्तन बनाने वाले छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प की वस्तुओं पर भी टैक्स कम होने से कारीगरों को फायदा होगा और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी। साथ ही खनन उद्योग के लिए माल ढुलाई पर जीएसटी घटाने से लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने रविवार को क्रिकेट मैच होने का हवाला देते हुए कोर्ट से इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि इसमें क्या जल्दी है, अगर मैच हो रहा है तो उसे होने दीजिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लंगोरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 और पदक पक्के कर दिए हैं। महिलाओं के 80 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोट्स्टाका को 3-2 से हराया, जबकि जैस्मिन ने उज्बेकिस्तान की अंडर 22 एशियाई चैंपियन ममाजोनोवा खुमोरोबोनु को 5-0 से पराजित कर महिलाओं के 57 किलोग्राम सेमीफाइनल में जगह बनाई। इससे पहले विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता नुपुर ने बुधवार को महिलाओं की 80+ किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पहला पदक पक्का किया था। भारत के 2 और मुक्केबाज मीनाक्षी और जदुमणि सिंह अपना पदक पक्का करने से एक जीत दूर हैं और शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। तो जाना आपने तमाम खबरें। फिलहाल वक्त हो चला है बता लेने का, तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।